एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास में पिछले दिनों मैंने आपके क्लास 6 के अध्याय 1 पढ़ा रहा था। इसमें इन चीज़ों को मैं पढ़ा दिया था। इसमें करने के लिए ये बचा हुआ था, मैं बताया था आपको। इसमें कुछ बच गए हैं। देखिए, इसमें है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। मतलब कि सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी कहाँ है, इन क्षेत्रों के बीच कैसे लोग रहते थे, इसके बारे में हिस्ट्री हम जानना होता है। तो एक मैप दिया गया है, पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। इस लाइन से क्या आपको पता चलता है कि आज से लगभग 8000 साल पहले, कितना 8000 साल पहले किसकी खेती, गेहूं और जौ जैसे फसलों की खेती क्या हो गई थी, आरंभ हो गई थी। और उस समय जब गेहूं और जौ की खेती की गई थी तो वो काल कौन था, नवपाषाण काल। क्योंकि नवपाषाण काल में खेती की क्रिया शुरू हो गई थी। जितने भी एक काल हैं मैं आपको सब आगे बताऊंगा, ठीक है। फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को कब पालतू बनाया, कितने साल पहले, तो 8000 वर्ष पूर्व पहले। ये सब पॉइंट विनोद नहीं, एनसीईआरटी का फायदा होता है कि भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना कब शुरू किया गया, 8000 साल पहले। ये लोग गांवों में रहते थे। मतलब कि सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाइए। मैंने गारो कहाँ है, आज वर्तमान में गारो मेघालय में है। गारो खाचिंदी कहाँ है, मेघालय में है। और विंध्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का कुछ हिस्सा में भी विंध्य पर्वत पाई जाती है। जैसे कैमूर पठार है, तो कैमूर पठार का हिस्सा क्या है, विंध्य का ही एक क्षेत्र है, निकला हुआ भाग है। कुछ अन्य क्षेत्रों में क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो पंजाब हरियाणा का सब जो मैदान है, इस इलाके में चावल की खेती के साक्ष्य मिलता है। अब एक मैप देखिए आप। इस मैप में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। उपमहाद्वीप का मतलब हुआ कि अखंड भारत। क्या था, आज भारत के टुकड़े हो चुके हैं ना, भारत से बांग्लादेश निकल गया, भारत से पाकिस्तान निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया, श्रीलंका निकल गया, ये सब निकले हुए हैं। तो इस उपमहाद्वीप में देखिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो यहाँ पर कौन नदी बह रही है, काबुल नदी, सुलेमान, ये किरथर का क्षेत्र है कि नहीं है। वहीं कह रहे हैं कि सुलेमान और किरथर का पता लगाओ। तो इस क्षेत्र के, भारत के इस क्षेत्र के पश्चिम में क्या है, किरथर और सुलेमान है, काबुल नदियां हैं। देखिए, अभी मैंने आपको सिंधु नदी बताया था, ये सिंधु नदी है। पूर्व में जाए देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। गारो पहाड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए। ये विंध्यन पहाड़ी का मतलब क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो उत्तर के विशाल मैदान में धान की खेती की गई थी, ठीक है ना। इस इलाके में गंगा का मैदान है, पंजाब हरियाणा का सिंध का मैदान है। तो इस विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में किसी खेती की गई थी, चावल खेती की गई थी। तो यही मैप से आपको पता चल रहा है। देखिए, बंगाल की खाड़ी, तुम जिला पूछ रहा था, बंगाल की खाड़ी में जिला होता है। ये तो पूरा एक समुद्र का हिस्सा है। ये देखो अरब सागर, अब पूछोगे सर अरब सागर किस जिला में है, तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। हिंद महासागर की पार्ट क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसी का पार्ट क्या है, अरब सागर। तो ये जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है, तो ये पूरा देखिए मैपिंग यहाँ तक था। माने म्यांमार, बर्मा को हम लोग ब्रह्म देश कहा करते थे। क्या बोलते थे, ब्रह्म देश। हमारा अफगानिस्तान क्या था, गांधारी कहाँ की थी महाभारत में, द्वापर युग में हमारा महाभारत युद्ध हुआ था। तब महाभारत युद्ध में जो कराने वाला मेन व्यक्ति कौन था, शकुनी। शकुनी किसका भाई था, गांधारी का। गांधारी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो गांधार की रहने वाली थी अफगानिस्तान में। आज गांधार का नाम कंधार कर दिया गया है। कंधार में एयरपोर्ट है। भारत का एक विमान को अपहरण करके वहीं पे कंधार में ले जाया गया था। इन सब चीज़ों को न्यूज से पढ़िए आप, पता लगे, दिमाग सबको बहुत नॉलेज होगा। तो सामान्य अध्ययन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिखी हुई बातों को पढ़ें। बात है कि जानकारी जहाँ से मिल रहा है उसको समेटता शुरू कीजिए। आप कोचिंग क्लास से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत से सामान्य अध्ययन की चीज़ें बात मिल जाएंगी। जैसे एक सामान्य अध्ययन की बात है कि बिहार में जो 3 मार्च को रैली हुआ, उस रैली का नाम क्या था,
किन पार्टियों ने मिलकर, यह भी एक समाधान हो चुका है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी करंट इवेंट से पूछे जाते हैं। आप अपने कोचिंग क्लास से बाहर निकले, आपको हजारों जीएस आपके इंतजार कर रहे होते हैं, उसमें से ढंग का चुनो। तो ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है। अब देखें यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, नीचे यहाँ पर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार हमारा सब आइलैंड यहाँ पर है। तो इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का ये मैप है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का हमने पता लगाया। किधर नदी है मानचित्र में सिंधु नदी कहाँ है? पश्चिम की ओर है। पता लगाने का प्रयास कीजिए आप, ये आपको टास्क एनसीईआरटी दे रहा है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में क्या होती है, मिल जाती है। माने एक छोटी नदी जब बड़ी नदी मिलती है तो क्या बोलते हैं? सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। माने आज से 4700 वर्ष पहले इन नदियों किनारे आरंभिक नगर माने शहरों का विकास होना शुरू हुआ, फले फूले में शुरू हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियों किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब कि 4700 वर्ष पहले नदियों किनारे विकास हुआ शहरों का, और 2500 वर्ष पहले कहां विकास हुआ? समुद्रों किनारे नगरों का विकास शुरू हुआ। जैसे समुद्र किनारे नगर कौन है? मुंबई है, कोलकाता है ना। तो ऐसे ऐसे जो शहरें हैं उनका निर्माण आज से 2500 साल पहले होना शुरू हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए आप। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। माना जो मगध क्षेत्र है कहाँ है? वर्तमान बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मतलब कि कई जनपदों का विकास किया गया। माने उस समय के जो राज्य थे जनपद कहलाते थे। मगध जनपद वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। अंग जनपद कहाँ है? बिहार में है। पूरा ये गया क्षेत्र आ जाएगा, ठीक ना। गया आ जाएगा, औरंगाबाद आ जाएगा, इसमें चले आएंगे, उत्तरी बिहार में चला जाएगा। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। माने महा जो भारत का है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण क्या की यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब कि कहीं पहाड़ आया, कहीं पठार आया, कहीं नदी आया, फिर भी वो लोग क्या करते हैं? उसको पार करते चले गए। अतः कभी लोगों को काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाया करते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, बाढ़ के कारण नष्ट हुआ। तो बाढ़ के कारण जब लोग वहां से निकले तो कहां चले आए? गंगा घाटी में आ गए। आपने मोहनजोदड़ो सिनेमा देखा होगा। तो आपदाओं के कारण भी लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर क्या कर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जहां गांव है, कहीं भी गांव है आपका, और उस गांव में हर एक साल सूखा पड़े, खेती होगा, तो लोग क्या करेंगे? उस गांव को छोड़ देंगे। या हर एक साल इतनी बाढ़ चली आए कि लोग बोलेंगे नहीं अब यहां रहना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, सूखा होता है, बाढ़ होता है, ज्वालामुखी होती है, भूकंप होते हैं। इन जब जहां ज्यादा शुरू हो जाएगा तो लोग वहां से क्या कर जाएंगे? प्लान कर जाएंगे। और यही लोग इतिहास लिखते हैं, बताते हैं कि ये जगह ऐसा था। जैसे कोई अपना गांव छोड़ के चला आया तो उसके बारे में बताया कि वहां पर लगातार इतने वर्षों तक सूखा पड़ा। ये सब हिस्ट्री निर्माण के सब कॉज दिखाए जा रहे हैं, कारण बताया जा रहा है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, सेना क्या होती है? अरब से चल के भारत में लोग अरबियन आक्रमण आते नहीं आते थे। मुगल कहां के थे? अरबियन थे। तो वहां से चल के आते थे। तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं, और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते। तो कस्बा में क्या होता है? छोटा शहर होता है।
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जैसे लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरों से शेयर करते हैं। जैसे आप पटना में आए हैं शिक्षा लेने, मैं कहीं और का रहने वाला हूं, ये लोग कहीं और के रहने वाले हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के बारे में जो बात करेंगे तो अपने इतिहास को बताएंगे। वो बात कब कब का करेंगे, आज का बात तो आपके सामने ही है, तो जो भी बात करेंगे वो पास्ट की बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि सर मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं वो प्रेजेंट है, लेकिन आपने जो फिगर में आपके माइंड में वो क्या है, वो बीत चुका है, तो क्या हो गया, हिस्ट्री हो चुका है। इन्होंने कहा कि सर मेरा चश्मा टूट चुका है, वो अभी क्या हो चुका है, इतिहास बन चुका है। वो क्या हो चुका है, इतिहास बन चुका है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, जैसे आज भी लोग यात्राएं करते हैं ना, एक देश दूसरे देश में कमाने जाते हैं, सामान बेचने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, राजनीतिक कारणों से जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को आप देखिए, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। जैसे कैसे, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत किसे सीमा बनाता है, चाइना सीमा बनाता है। अब जितने भी उधर सब उत्तर के देश उनसे सीमा बनाने हमारा काम करता है। अरब सागर किससे सीमा बनाता है, अरब सागर सीमा बनाता है, अरबियन देश सीमा बनाता है। अभी वहीं पर अटके हुए हो, उसको तुम मैपिंग कर देखो किन राज्यों में है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, माने पहाड़ों को चढ़ उधर जाना आसान नहीं था, फिर भी पहाड़ों पर चढ़े, उसके दरों से एक दूसरे की यात्राएं की। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अभी आपने, मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर सफलता कैसे मिलेगी। जिसने पर्वतों को पार करना चाहा, क्या किया, पार किया। जिसने गहरे समुद्र को पार करना चाहा, क्या किया, तो आपके चाहने भर से नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और कोई भी चीज सफलता क्या मांगती है, त्याग और मेहनत मांगता है। जब तक त्याग और मेहनत नहीं होगा, वो त्याग आपके रिश्तों से हैं। संघर्ष तो वही है ना जो आपका मेहनत है। संघर्ष किससे, नींद आ रही है, बोले कि नहीं हम सोएंगे नहीं पढ़ेंगे, आप नींद से संघर्ष कर रहे हैं। भूख से संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ते हुए भूख लग गया, बोले कि नहीं क्लास खत्म होगा तो उसके बाद ही हम खाना खाने जाएंगे, ये आपके भूख से संघर्ष हुआ। गरीबी संघर्ष हुआ, गरीब हैं, पटना रहने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम कुछ टाइम पार्ट टाइम करके हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ये उससे संघर्ष हुआ। लोग जो कुछ बातें किया करते हैं उल्टा सीधा, उनके बातों से संघर्ष करना है आपको कि नहीं करना है। तो संघर्ष तो बहुत तरह के होते हैं। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को क्या किया, समृद्ध किया। परंपरा समृद्ध, जैसे आपके गांव में कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो अपने गांव के बारे में हमको बताए, हम अपने जो अच्छा लगा अपने अपना लिया, तो इससे सभ्यताएं संस्कृतियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, समृद्ध होती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ था, ये मानचित्र के बारे में। मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, सब क्या है इस मैप में दिया गया था। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। मतलब कि भारत के साथ जितने भी पड़ोसी देश हैं ये मिलाकर के एक उपमहाद्वीप की तरह हैं। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, तब महाद्वीप के छोटे भाग को क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। जैसे यूरोप एक छोटा महादेश है, तो ये भी एक ऐसा ही विशालता में क्या है, लगभग यूरोप जैसा ही हो जाता है। देखिए यहां पर है कि समृद्ध किया है, समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। आज घरों में कौन सा खाना बनता है, बिहारी व्यंजन अब घरों में तो एक टाइम बन जाता होगा, लेकिन अधिकांश लोग नाश्ता चाइनीज करना पसंद करते हैं। फास्ट फूड घरों में बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। मैगी क्या है, फास्ट फूड। फास्ट माने जल्दी, या फूड माने भोजन। जो भोजन जल्दी तैयार हो उसे क्या बोलते हैं,
फास्ट फूड, है ना। अब देखिए, देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है, ध्यान रखिएगा, इंडस निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता आप लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। क्या कहा है, सिंधोस या इंडोस, या क्या कहा है, इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। कहां पर किया गया, ध्यान दीजिएगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम कौन, भारत का सप्त सैंधव प्रदेश, जहां पर सिंधु का मैदान है, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस क्षेत्र में भरत कबीला रहता था, राजा भरत रहते थे, तो उसके लिए किया गया है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है, ऋग्वेद में भरत नाम मिलता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भरत नाम का क्षेत्र था, या भरत राजा के नाम की चित्र मिलती है। कहां से मिलती है, ऋग्वेद से। कितनी वर्ष पुरानी है, 3500। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, माने बाद में इस पूरे भारत जो है उसको पूरे देश के ही भारत कहा जाने लगा। उसी कहानी है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अब कह रहा है कि यहां पर देखिए थोड़ा सा, अतीत के बारे में कैसे जाने, माने हम लोग इतिहास के बारे में कैसे जाने, माने स्रोत कह रहा है। इतिहास जानने के लिए क्या क्या स्रोत है, मैंने बताया था कि पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, और फिर यात्रा वृत्तांत भी होता है। जैसे कोई यात्री दूसरा देश का भारत में आया है, अब भारत घूमा और जाकर अपने देश में इसके बारे में लिखा, तो उसकी लिखावट से भी, उसके साहित्य से भी हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे कि हमारा देश में पहले क्या हुआ था। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, याद रखना। आयुर्वेद में आप पढ़ते हो कॉलेज में, तो बहुत से ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो उनकी लिखी ज्यों की त्यों हाथ से लिखी है। तो हाथ से लिखी हुई रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। क्या बोलते हैं, इसीलिए कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा होता है तो उसके हाथ से लिखा होना चाहिए। दूसरे का करके दे दीजिए तो पकड़ा जाएगा आपको, तो इसलिए स्क्रिप्ट जो होता है हाथ से लिखा होता है। शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों, ताड़ का पत्र देखे हैं, ताड़ का, अरे ताड़ देखे हो ना, ताड़ नहीं देखे हो, ताड़ के पत्ता को फाड़ोगे तो पतला पतला भाग निकलेगा और बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। तो उसको लोग फाड़ के एक के ऊपर एक रख ऐसे पोटली बना लेते हैं, आप कपड़ा में लपेट के क्या करेंगे, बांध देते हैं। तो ताड़ पत्रों पर, भोज पत्रों पर, हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी, ठीक ना। भूर्ज नामक जो था तो उसे क्या बोले, भोज पत्र। तो ताड़ के पत्तों पर और भोज पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि हमको मिलती है पढ़ने के लिए। अब यहां पर देखिए थोड़ा बताया गया है, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ देखिए यहां पर दिखाया गया। देखिए ये ताड़ का क्या है, पत्ता है। इस ताड़ के पत्ते पर देखिए, आप भाषा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लिखा गया है। ये आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे कई लाइब्रेरियों में। जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप जाइएगा तो भारत की कई पांडुलिपियां जिस पर वेद लिखा गया है, जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा हुआ है, म्यूजियम में रखा गया है। सोचिए, हमारे देश से चुरा के ले गए और वो महंगे महंगे यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े मशीन बनाए जाते हैं उसके सबके बारे में जानकारी हमारे ऋग्वेद में दिया गया था। आपको अपने वेद के बारे में पढ़ के आपको खुशी होगी कि हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यह भूर्ज पेड़ पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, यह भूर्ज पेड़ का छाल है, सॉरी ये ताड़ पत्ता नहीं है। वो देखिए लगता है ये छाल ऐसे छिल के बनाया गया हो, ये उस पर लिखा गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। कीड़ा का लगता है ना, दीमक लग जाता है, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं
प्रायः यह पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मंदिर क्या होता है? जहां हम लोग पूजा करते हैं। और विहार क्या होता है? जहां पर मठ होता है, जहां पर बौद्ध लोग रहते हैं, ठीक ना। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृतियों में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत माने कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और दूसरी प्राकृत और तमिल में भी लिखे मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत क्या है? संस्कृत से निकला भाग, लेकिन आसान होता है, इसे आम जन प्राकृत में लिखते थे और विद्वान लोग संस्कृत में। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उत्कीर्ण माने क्या होता है? खोद खोद के लिखना। कैसे नेम प्लेट बना होता है तो उस पर उत्कीर्ण माने खुदाई करके बनाई जाती है, मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। जैसे मान लीजिए कि यहां पर रोड पे लगा दिया जाए कि ओवरटेक करना मना है, लिखा होता है ना। तो अब पेंटिंग होता है, पहले क्या होता था? पेंट लिखने के लिए नहीं थी, तो वो लोग पत्थर का शिला लगा उस पर कुछ खुदाई करके लिख देंगे, बस में रही है ना। तो वही उत्कीर्ण करके राज्य का आदेश होता है कि इसका पालन अब कीजिए। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। मैंने कई ऐसे स्तंभ उत्कीर्ण कराया गया जिसमें लड़ाइयों के बारे में जानकारी की कि हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, कितने को हमने कब्जा किया, कितनों को अधीन बनाया, कौन से क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, वो सब लिखा रहता है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि क्या तुम बता सकते हो या सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती होंगी? तो कठोर सतह पर इसलिए कि कहते हैं ना कि पत्थर का लकीर है, मैंने अगर कुछ पत्थर पर लिखवा दोगे तो लंबे समय तक रहेगा, मिटेगा नहीं वो। लेकिन कठिनाई ये है कि उसके लिए पत्थर प्राप्त करना होगा, उस पर लिखने के लिए विशेष यंत्र चाहिए, खुदाई लोग चाहिए, ये सब कठिनाइयां आती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। मतलब कि जो पुराने जमानों की चीज़ों की खुदाई करता है, चाहे उसको शिलालेख निकाल उसको पढ़ने का प्रयास करता है, उसको क्या कहलाते हैं? पुरातात्विद कहलाते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए अब इसको हम लोग मृदभांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पात्र है। ये सब क्या है? ये सब कुछ ऐसे अवशेष हैं जिसमें कुछ आकृतियां हैं। तो इन चीजों को जब हम लोग खुदाई करते हैं तो क्या होता है? ये मिल जाता है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कितना, देखिए जैसे ये गर्दन टूटा हुआ है लेकिन सटा दिया गया, सटाया गया है ना। तो इन चीजों का जो अध्ययन होता है चीजों का, वो कौन करते हैं? पुरातात्विद करते हैं और बताते हैं कि ये कितने सदी पुराना है, ये किससे संबंधित है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। सोचिए कहीं म्यूजियम में रखा हुआ है। ये कितने साल पहले? 4700 साल पहले। आप अपने दादा परदादा का तो नाम याद होगा, उनके पहले का नाम याद होगा? परदादा का नाम याद है? वो भी नहीं है। दादा का नाम तो याद होगा? सोच लीजिए इतने वर्ष पहले के, जिसमें कितने हजार परदादा हो गए होंगे, हो जाएंगे होंगे नहीं हो जाएंगे? मैंने कम से कम 1000 साल में अगर 70 साल हुए तो कितना हो जाएंगे? तो उतने परदादाओं को याद रख पाएगा। लेकिन ये उस समय की कोई वस्तु थी तो पता चल जाएगा। आपके कोई खानदान में ऐसा कोई होगा कि कुछ पात्र पर लिखवा कर रख दिया होगा और मिल जाता है आपके आंगन में खुदवाने से, तो आपको पता लग जाए कि मेरे दादा कैसे थे। तो पुरातात्विद ये बताते हैं इन सामानों के आधार पर। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों की यह सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए ये सब सिक्के हैं। ये सब क्या हैं? उस समय के चांदी के सिक्के हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं।
राख जल्दी नष्ट नहीं होगा। चावल के दाने को जला के किसी चावल 1 किलो रख के वहाँ जला के छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो बचा रहेगा उसे उसका, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन सामान्य चावल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो चावल के राख से हम पता लगा लेंगे राख किसका राख है। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मैंने क्या कपड़े पाए गए हैं? तो बिल्कुल पाए गए हैं, रेशे पाए गए हैं, धागे पाए गए हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने किन स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि कोई भी पुरातत्वविद होता है जो सामानों को खोजता ढूंढता है, उसमें से सुरागे ढूंढ करके बता देता है कि यह किस काल की थी और लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, पता चल जाएगी। जैसे मान लो कि कहीं किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के पाए जा रहे हों, बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के किसी क्षेत्र में पाए जाए तो इससे क्या पता चलेगा कि यह क्षेत्र क्या था, समृद्ध क्षेत्र था, यहाँ के लोग खुशहाल थे। खुदाई करने पर आपको ईंटों के घर मिले तो लगेगा कि नहीं यह नगरी सभ्यता थी कि नहीं सभ्यता थी, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उनके खुदाई से पता चलता है कि यहाँ पक्की अधिवास थी, नलियाँ का निर्माण हुआ था, तो ये सब सभ्यताएं विकसित सभ्यताएं थी। अब देखो एग्जाम्पल देते हैं। आपके गांव में कोई घर बहुत पहले बना होगा और आज बना होगा, दोनों में फर्क क्या है? ऊंचाई का। पुराने गांव होते हैं उनका चौकट आंगन दबते दबते खाला हो जाएगा, नया घर क्या बनेगा, ऊंचाई पर बनेगा। मतलब कि मिट्टी, बाढ़ आती है, डस्ट आती हैं, धूलें आती हैं, भरते चला जाएगा। कितनी तो सभ्यताएं ऐसी हैं जो जमीन के नीचे 100 मीटर नीचे प्राप्त हुई हैं, मतलब गाद से, मिट्टी से भरता चला गया। नहीं तो वो सभ्यता लोग निकाले नहीं थे, वो बाढ़ से और आग से छोड़ छोड़ भाग गए थे। कैसे बोला कि अपने गांव छोड़ के भाग जाओगे तो ईंटा कबारोगे? गांव में बाढ़ तुम्हारे अचानक चला आएगा तो ईंटा कबार के ले जाओगे कि जान बचा के भागोगे? थाली बक्सा भी छोड़ दोगे, और जब मिट्टी गाद भर जाएगी तो तुमसे नहीं निकलेगा, पता नहीं चलेगा। तो वही बात की इतिहास में ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं। तुम्हारे गांव में आग लग गया तो सामान बचाने जाओगे, जान से भागोगे, और जब जल जाए तो ईंटा कबारने जाओगे, जब छोड़ दोगे उसको। हाँ बिल्कुल। अतीत एक या अनेक, माने जो हमारा इतिहास है एक या अनेक हैं, तो हमारे कई प्रकार के इतिहास से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या तुमने इन पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। माने इतिहास क्या होते हैं? मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री हो सकते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। इतिहास लिखेंगे हम तो किसी किसान का इतिहास लिखेंगे, किसी व्यापारी का इतिहास लिखेंगे, किसी योद्धा का इतिहास लिखेंगे, किसी पंडित का इतिहास लिखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास ना, चाणक्य का इतिहास पढ़ते हैं कि चाणक्य ने कैसे एक राजा को खड़ा कर दिया और बदला ले लिया, तो चाणक्य का हिस्ट्री हो गया। समुद्रगुप्त का इतिहास पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये बहुवचन में किया गया है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विविध शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब कि आज भी जाओगे तो कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जो जंगलों में, पहाड़ों पर रहते हैं। वो भोजन को कच्चे मछली पकड़ेंगे, बनाएंगे तो खाएंगे। और हम लोग क्या हैं, यहाँ बैठे हैं, खाना को मोबाइल से ऑर्डर कर दिए, बना बनाया खाना कहाँ आ गया? आपके हाथ में आ गया। तो ये पहले भी होता था कि पहले भी राजा रानियों के लोग भोजन घरों में आके बनाते थे और कुछ लोग जाके नदियों पर फल मूल कंद खा के जिंदा रहते थे। आज भी कई ऐसे ट्राइबल्स हैं अफ्रीका में या अमेजोन में कि डायरेक्ट शहद चुआ के शहद खा पे निर्भर करते हैं।
शिकार किए, मछली कांचा खाए, चपा के खाए, और आज दूसरे लोग क्या हैं, मछलियों के बिस्कुट खा रहे होते हैं। मछली की बिस्कुट बाजार में बिक रही है प्रोटीन ज़्यादा बनाने के लिए शरीर में। तो सोचिए कितनी सभ्यताएं, उस समय ये डिफरेंस था और डिफरेंस आज भी है। मजदूर उस समय भी हुआ करते थे, राजा उस समय भी थे, आज भी मजदूर नौकर, आज भी राजा मंत्री है कि नहीं है। तो ये डिफरेंस है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, माने अंतर है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है, शेष है। जैसे कोई राजा है, लड़ाइयाँ लड़ी, ताम्रपत्र पे खुदवा कर रख दी, शिलालेख लगवा दिया, लेकिन उसी राजा के शहर में रहने वाला कोई शिकारी है, कोई व्यापारी, उससे कोई लेखा जोखा नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तिथि का मतलब, टाइम्स का मतलब क्या होता है, डेट्स क्या होते हैं, किस तिथि में क्या हुआ होगा। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यही गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने तत्पर ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष से बाद का है। जैसे आज हम कहें कि 2400 साल पहले, चाहे 2000 साल पहले, माने हम लोग ईसा के जन्म को बता रहे हैं या उसके बाद के समय को बता रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व बोलते हैं ना, ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। माने किताब कह रहा है कि 2000 के बाद चर्चा करेगा। ईसवी पूर्व, उसको हम लोग एडी बोलते हैं। हाँ, वही बोलते हैं हम, 2000 गणना करते हैं, माने 21वीं सदी से गणना करते हैं। हाँ, तो 1900 से 2000 हो गया। इसको देखो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को बोलते हैं, कहीं कहीं बिफोर क्राइस्ट होता है, माने ईसा के पहले, और एडी का होता है आफ्टर डोमिनी, माने ईसा के जन्म के बाद को एडी लिखा जाता है इंग्लिश में, और पहले को क्या बोलते हैं, बीसी लिखते हैं। तो बीसी मतलब कि ईसा के जन्म के पहले का काल हो गया, और एडी माने ईसा के जन्म के बाद। तो आज क्या लिखोगे, 4 मार्च 2024 एडी है। ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद इतना समय आज हुआ, तो वो भी एडी है, एडी है, क्योंकि ईसा मसीह जन्म कितना हुआ, 1 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में देखो बीसी आ गया ना, बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का तत्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हो। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। माने एनो डोमिनी जिसको क्या बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म से उसके बाद तिथि हो जाएगी। ईस्वी माने होता है समय होता है, जैसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ठीक ना। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। एडी जब क्या लिखा रहेगा, सीई, और बीसी की जगह बीसीई प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा होता है। सीई से क्या हो गया, कॉमन एरा, और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसे कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ बिफोर प्रेजेंट होता है, माने वर्तमान से पहले, माने आज से पहले क्या बोलते हैं इसको, बिफोर प्रेजेंट है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, अतः उनका पता आप लगाइए कि वो क्या से थे। अब देखिए अन्यत्र से कुछ लिया गया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है।
इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पर एक राजा रानी रहते थे, ऐसे इतिहास में लिख सकते हैं। देखिए ये सब सिंबल हैं जानने के लिए। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। कहाँ है? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा। यहां से एक ऐसी उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। माने एक ही लेख को 3 अलग अलग भाषा में उस समय लिखा गया था। यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यहाँ जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रतीत होते हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। देखिए यहाँ पर क्या बना है? पी का मतलब ऐसा, टी का मतलब ऐसा, ओ का मतलब ऐसा, एल का मतलब एक शेर है ना। तो हम लोग एल से क्या ले लिए? लायन। बोलते हैं लायन शेर ना। तो मतलब कि एम अक्षर से एक ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। आई का मतलब ये होता है, एस का मतलब ये होता है। तो जब अब आगे जब भी ऐसा अक्षर मिले तो उसे आई ही पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे और उसे एक शब्द निकाल लेंगे। इसका मतलब डेल्टा जैसे, इसका मतलब के पढ़ेंगे। फिर देखिए जब यहाँ भी है तो इसका मतलब एल ही पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ये आई ही पढ़ेंगे। तो अब वो जिसे KLIOP, AD, ये ए है, ये डी है, ये आर है, ये ए है। तो अब जैसे हम किसी को नाम लिखना होगा कि अकली किसी का नाम लिखना होगा, सोचिए अकली। तो पहले इस चित्र को बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको, तो उसका नाम क्या हो गया? अकली। तो अगर तो हम पढ़ेंगे ये अकली है। तो ये सब सांकेतिक भाषाएं थी। अब कल्पना करने के लिए दिया है, खत्म हो रहा है, कि तुम्हें एक पुरातात्विद का साक्षात्कार लेना हो, माना किसी पुरातात्विद का इंटरव्यू लेना हो, तो तुम 5 प्रश्न कौन कौन से पूछोगे? क्या पूछोगे उनसे? आओ याद करें। इसको सुमेल करना है कि गारो खासी कहाँ है, मगध कहाँ है, नर्मदा घाटी कहाँ है। ये सारे प्रश्न हैं आपको बनाने के लिए। ये सब चर्चा करें हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इतिहास में हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल इतिहास के पढ़ेंगे। क्लास 6 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर NCERT पढ़ते हैं तो इसका नोट्स जरूर बनाया करें वीडियो देख करके, तो आपको बहुत ही फायदा होगा।